दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों प्रयागराज महाकुंभ में जो भगदड़ मची उसने हर भारतीय को झकझोर कर रख दिया। लोग जिस तरह मारे गए, घायल हुए और अभी भी लापता हैं, उसने एक बार फिर शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी और सवालिया निशान लगा दिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है दोस्तों कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी एक बेहद गंदे किस्म की राजनीति हो रही है। एक ऐसी राजनीति जो सवालों से बचने की राजनीति है, जो लोगों का ध्यान उस पूरे ही मामले से भटकाने की राजनीति है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, खासकर 2014 के पहले। भारत में पहले भी कई हादसे हुए, कोई पहाड़ गिर गया, कभी कोई ट्रेन पलट गई, कभी कोई पुल गिर गया, कभी कोई बिल्डिंग गिर गई, लेकिन सरकार सवालों से कभी नहीं भागी थी। हर बार जवाबदेह होती थी। लेकिन अब तो एक उल्टी गंगा बह रही है। अब जवाब मांगा जाता है तो उल्टा ही सुना दिया जाता है। इतने रेल हादसे हुए पर रेल मंत्री को अभी भी रेल मंत्रालय के पद से नहीं हटाया गया, बल्कि उनको वापस रेल मंत्रालय सौंप दिया गया। अब महाकुंभ भगदड़ के बाद सवालों के जवाब देने की जगह ये कहा जाता है कि विपक्ष के लोग सनातन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, सनातन पर प्रहार कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। अब ये समझना कठिन है कि जनता के सवाल सनातन पर हमले कैसे हो गए। चलिए मान लिया विपक्ष राजनीति कर रहा है, मान लिया, पर जिन हिंदुओं की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, जब वही हिंदू रोते बिलखते चिल्लाते हुए ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस भगदड़ में अपनों को खो दिया और हम उन्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं। जिन साधु के वेश में सीएम योगी शासन चलाते हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जब वही साधु सन्यासी शंकराचार्य सरकार से सवाल पूछते हैं और सरकार के कामों पर सवाल उठाते हैं, तब क्या कहेंगे माननीय? तब कुछ मूर्खों की जमात उन्हीं शंकराचार्यों को अपशब्द भी कहने लग जाती है। दोस्तों, महाकुंभ हादसे के बाद अब कुछ लोग साजिश की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई साजिश हुई होगी। अरे भैया, साजिश हुई भी तो इसमें गलती किसकी है? सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वैसे भी कोई हादसा होता है, कोई त्रासदी होती है, तो जांच एजेंसियां उसकी जांच साजिश के एंगल से भी करती हैं। अगर साजिश भी हुई है तब भी सरकार जवाबदेह है। आप सरकार को बचाने के लिए इस शब्द को बीच में ले आएं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाने लगें तो क्या कहा जाए। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अब हमारे संवेदना, करुणा जैसे महान मूल्यों को जला दिया गया है या जलाने की कोशिश की जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार दीपक पाचपोर जी के शब्दों में कहा जाए तो सत्ता मजे से इन मूल्यों की चिताओं की आग ताप रही है और उनके ठंडे होने पर उसकी राख शरीर पर मलकर सन्यासी का रूप धारण करके सम्मान बटोर रही है। पाचपोर जी देश को आगाह करते हुए ये भी लिखते हैं कि ये जो राजनीति चल रही है, ये कुछ लोगों को कुछ समय के लिए तो लाभ पहुंचा सकती है, पर एक दिन इससे पूरा देश शमशान में तब्दील हो सकता है, जिसमें चिताएं जलेंगी और उनमें अघोरियों का राज होगा। ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं दोस्तों? अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीती 29 जनवरी की देर रात प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में भीषण भगदड़ मची थी। कहा जा रहा है कि 6 जगहों पर भगदड़ मची, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन सरकार लगातार इस मामले को दबाने में लग गई। ऐसे किसी भी हादसे पर कभी ऐसा नहीं हुआ जब देश मुस्कुराता हो, हंसता हो। लेकिन अब भारतीय समाज की संवेदना भाप बनकर उड़ चुकी है। अब इस समाज के बड़े तबके को किसी दुर्घटना पर दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोग पहले धर्म ढूंढते हैं, जातियां ढूंढते हैं, फिर ये देखते हैं कि राज्य में सरकार किसकी है, जबकि ऐसे किसी भी दुखद घटना पर भारत पहले बिलखता था। पर अब वरिष्ठ पत्रकार दीपक पाचपोर के शब्दों में कहा जाए कि अब भारत के लोग बड़ी से बड़ी त्रासदी को टॉनिक की तरह पीते हैं और ताकत बटोरते हैं। यही नया भारत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत का दुनिया में इतना नाम क्यों होता है? नाम इसलिए नहीं होता है कि यहाँ हिमालय है, नदियाँ हैं, पठार हैं, रेगिस्तान भी हैं, जंगल भी हैं, ये सब तो और भी देशों में हैं, बल्कि हमारा नाम इसलिए होता है क्योंकि भारत के पास करुणा और संवेदनाएं हैं। ये सम्मान 2500 पहले गौतम बुद्ध और महावीर जी ने देश के लिए खोजा था। फिर गांधी जी भी उसी रास्ते पर चले और आज़ादी की लड़ाई लड़ी। एक ओर भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, दूसरी ओर भारत में संवेदना, करुणा का विस्तार होता चला गया। संवेदना यानी किसी के दुख में उसका साथ देना, उसके साथ खड़े होना। इसी की वजह से आज़ादी की लड़ाई के वक्त भारत में समानता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व बढ़ता चला गया, क्योंकि हमारे महापुरुष जानते थे कि देश को गुलामी से आज़ाद करने के लिए लोगों में ये सभी गुण होने बहुत ज़रूरी हैं। लोगों में आपसी भाईचारा बहुत ज़रूरी है, संवेदनाएं बहुत ज़रूरी हैं। आज़ादी के बाद की सरकारों ने इन गुणों का सम्मान किया
और किसी भी दुर्घटना पर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाइयाँ की ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। ऐसी किसी भी दुर्घटना पर संवेदनाओं, गुस्सों का जो ज्वार उठता था, उससे सरकार कार्रवाई करने को मजबूर होती थी। पर अब इस ज्वार को कमज़ोर करते हैं कुछ अंधभक्त और मूर्खों की जमात, जो खुलकर ऐसे किसी भी मामले में पीड़ितों के साथ खड़े नहीं होते। कोरोना में जिस तरह लाशों को गंगा में बहाया गया था, उसके बाद भी कुछ लोग सरकार के साथ खड़े रहे। दोस्तों, अब चूंकि विपक्ष संविधान का मुद्दा समय समय पर उठाता रहता है, तो थोड़ा बात इस पर भी कर लेते हैं कि कोई भी राजतंत्र या तानाशाही व्यवस्था तभी किसी देश में शुरू होती है जब उस देश के लोगों की संवेदनाएं मर जाएं, शून्य हो जाएं। और शायद मौजूदा हुकूमत भी यही कर रही है। लोग उस दुखद मामले को भूल जाएं, उस पर बात ही ना करें, इसके लिए उनका ध्यान भटकाया जा रहा है। विपक्ष को सनातन विरोधी साबित करके जनता को ये बताया जा रहा है कि सब कुछ सही है। करोड़ों लोग अब भी स्नान कर चुके हैं और अब तो प्रधानमंत्री भी डुबकी लगा चुके हैं। सरकार इस तरह के किसी भी हादसे पर इस तरह की बात करती है कि वह जो कहती है वह सही है, वही देशभक्ति है। उसकी हाँ में हाँ ना मिलाया जाए तो वह देशद्रोह है, वो धर्म के खिलाफ साजिश है। लेकिन समझना जरूरी है दोस्तों कि ये देश किसी की जागीर नहीं है, ना ही यहाँ के धर्म किसी की जागीर है। आज जिन लोगों की संवेदनाएं मर चुकी हैं, उन लोगों के लिए इतना ही कहूँगा कि संवेदना ही इंसान कहलाने का लक्षण होता है। जानवर और इंसान में यही फ़र्क होता है कि जानवरों में संवेदनाएं नहीं होती और इंसान में संवेदना होती है, और इसी संवेदना से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है, देश मजबूत होता है और विकसित होता है। नमस्कार।